लिखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस। डेरिवेशन करना है या डायरेक्ट बता दूं? कोई मतलब नहीं डेरिवेशन का है, फर्जी डेरिवेशन क्या मतलब, आई ओमेगा रख लेना, लास्ट में बता दूंगा एक। मान लो ये एक बॉडी है बच्चों, और ये बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है, साथ के साथ ओमेगा से साथ के साथ इसका ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है, वी सी वेलोसिटी ऑफ सेंटर, टोटल काइनेटिक एनर्जी। क्या बता रहे थे? देखो सबसे पहले मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ। ये ट्रांसलेशनल, ये कितना होता है? देखो कोई एडमिट, हाफ एम वी सी ओ एम का स्क्वायर, ये अपना कौन सा है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन बच्चों इसी से सिमिलर करके फटाफट क्या काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बॉडी के लिए बता सकते हो आप लोग कितना होगा? मैंने जो डायरेक्ट आपको न्यूमरोलॉजी सिखाई थी, डायरेक्ट उससे निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा? हाफ आई, ठीक है। और अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर किसी बॉडी की बात करूं, वो कितनी होगी बच्चों? तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा। इससे ज़्यादा दिमाग मत, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की इच्छा हो तो वी की वैल्यू आर ओमेगा रखकर और एम आर स्क्वायर को आई लिख देना और इसको क्या कर लेना, करके बताऊं? कर देते हैं। एक पर्टिकुलर किसी एक पार्टिकल के लिए, फर्स्ट पार्टिकल के लिए मैं निकालता हूँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी एक पार्टिकल के लिए मास m1 के लिए, ठीक है। वो कितना होगा? अगर एक पार्टिकल के लिए निकालते हैं, हाफ m1 और v1 स्क्वायर, रोटेटिंग बॉडी में विद बॉडी डायनामिक्स, याद है ना? और बच्चों इस v1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर ओमेगा लिख सकता है, तो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर। ऐसे दूसरे पर, हाँ वेरी गुड। ऐसे दूसरे पार्टिकल के लिए क्या लिख सकते हैं? ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए था, ए आर टू, क्या होगा? हाफ एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा ध्यान दो, ये एम आर स्क्वायर क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पार्टिकल के लिए, सिंगल पार्टिकल के लिए, तो हाफ आई वन ओमेगा स्क्वायर, प्लस दूसरे के लिए निकाला था, तो अगर सबको ऐड कर दूं मैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूँ, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई टू ओमेगा स्क्वायर, प्लस ऐसे करते करते क्या आएगा? हाफ आई एन ओमेगा स्क्वायर। इसमें से सब में से हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा? आई वन प्लस आई टू प्लस टोटल, इसी को क्या बोलते हैं? आई सी ओ एम ई तो बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास, हाफ आई ओमेगा, फार्मूला दे। अगर डिराइव करने की इच्छा हो तो ये रहा डेरिवेशन, बाकी मैं ज़रूरत नहीं समझता इसलिए मैं करवा नहीं रहा। एक आसान सा क्वेश्चन दे,
ये तो एक इसका क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लिखवा कर ना डायरेक्ट डायग्राम बनवा, डायग्राम से लास्ट में क्वेश्चन। एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ है एल, एल लेंथ है इस रॉड की, और इस रॉड में एक वेलोसिटी इस पॉइंट की, इसको ए पॉइंट नाम दिया हुआ बी, और यहाँ की वेलोसिटी बी पॉइंट की नाम दिया, वेलोसिटी दी हुई है 2v, और ये है इसका सेंटर। ठीक है, सेंटर दैट इज सेंटर ऑफ मास। तो अब आपसे इसमें क्या क्या पूछा गया ये देखो। फर्स्ट आपसे पूछा गया, लिख लो इसको पार्ट ए पार्ट बी करके। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। पार्ट बी पूछा गया आपसे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड। सिर्फ इसमें काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब अगर इसमें ट्रांसलेशनल है तो वो भी ऐड करो, रोटेशनल है तो भी ऐड करो, है ना, मतलब टोटली पूछो। मास एम गिवन है, मास 2 kg गिवन है, मास 2 kg है। चलो मैं 3 बोलते स्टार्ट कर दूँ, कर लो तब तक तुम लोग। वी बाई एल, हाँ 3v/l, ठीक। 3v/l आ रहा है और v/2 आ रहा है, सेंटर ऑफ मास। आपने एक गलती करी, एक्चुअली में जिसका सेंटर ऑफ मास होगा वो इंस्टेंट, एक्चुअली में रोटेशनल एक्सिस के अबाउट थोड़ी रोटेट कर, पाइवेटेड पॉइंट। थोड़ा सा पहले फाइट करना सीखो, फाइट करा करो, जो जो डेटा निकाल सकते हो, जो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एक्सट्रैक्ट के बाद कुछ कर। पहले एक कंसेप्ट पढ़ा था कुछ, वेलोसिटी का, आर ऐड कर रहे थे या फिर आर ओमेगा माइनस कर रहे थे, वैसा कुछ इसके साथ भी होगा, क्या होता है। आपने कैसे निकाला फिर? सेंटर एज्यूम करके क्या आर के लिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल, आई उसके अबाउट लेना पड़ेगा। अभी देखो इसको मैं क्लियर करता हूँ आप लोगों को।
यहाँ पर एक्चुअली मैं कंसेप्ट आप लोगों को ऐसे इंस्टेंटेनियस। चलो मैं करूँ। टू नहीं आ रहा बेटा, 3v/L आ रहा है, ऐसा कुछ है। हाँ 3v/L ओमेगा आ रहा है, 3v/L 2v/L आ रहा है कुछ। तुमने इसमें सेंटर को तुम ये बात समझ आई कि ये सेंटर आगे की तरफ मूव कर रहा होगा किसी वेलोसिटी। ये बात समझ में आ गई ना। एक्चुअली में देखो, ये अगर तुम ये समझते हो ना कि पाइवेटेड कहाँ से है, ये थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि पाइवेटेड है नहीं है। लेकिन अगर किसी बॉडी को मैंने ऐसे रिवॉल्व करवाया ना, एक तरफ v वेलोसिटी दी, एक तरफ 2v दी, तो यहाँ पर कहीं पे इन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं पर 0 वेलोसिटी वाली, यानी ये वाला पार्ट कहाँ मूव कर रहा होगा, सी वाला इस तरफ। इस तरफ अगर सी वाला पार्ट मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी मान लेते, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही बोला उसने। बोलो इस बात से कोई प्रॉब्लम। अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये है तो इस पॉइंट की भी तो वेलोसिटी ये होगी सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग। बोलो हाँ या ना। सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग अपन ये बात बोलते थे कि हर एक पॉइंट की वेलोसिटी वही होती है जो सेंटर ऑफ मास की होती है। फिलहाल लीनियर की बात करो, रोटेशन हाथ भी नहीं लगा, रोटेशन 2 मिनट बाद देखेंगे। तो लीनियर वेलोसिटी क्या है इसकी, वीसी। बोलो कोई दिक्कत। तो वीसी तो इस पॉइंट पर मैं ए पॉइंट की बात करता हूँ, इधर की तरफ लग रहा है वीसी। और कोई वेलोसिटी लग रही है कि इधर घूमने की वजह से एक वेलोसिटी लग रही है, कौन सी, आर ओमेगा लग रही है किस तरफ। अब आ गया क्या। हाँ v/2 तो सेंटर ऑफ मास, इस तरफ कौन सी वेलोसिटी लग रही होगी, आर ओमेगा। बोल सकते हो ये बात। आर तो है नहीं यहाँ पर, मेरे पास L/2 है, तो L/2 इंटू ओमेगा, कोई दिक्कत, आसान सी बात है। क्या हो गया, क्या हुआ, क्यों बाहर की बातें सुन। चलो ये पॉइंट समझ आया। अच्छा ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, L/2 ओमेगा माइनस वी। इसके पक्का। इस बॉडी के लिए, यहाँ के लिए क्या बोल सकते। अरे चलो अभी तो मैंने ए के लिए निकाला है, क्या यार तुम लोग मजे, वापस करो, इस कंसेप्ट से करो, फिर से करो। तो कल यही कंसेप्ट सिखाया था मैंने। मैंने बोला कि ये ए पॉइंट के लिए मैंने सॉल्व किया है। एक तरफ सेंटर ऑफ मास की वजह से वेलोसिटी वीसी लग रही होगी, और एक तरफ L/2 ओमेगा लग रही होगी, ये आप लोगों ने मुझे बताया। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है। पक्का मान लो ये बात। मैं मेरी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगा रहा, जो आप लोग बोल रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता, L/2 क्या, ऐड ऐड कर क्या करना है, सेंटर ऑफ मास का बेटा माइनस किया। ठीक है, मुझे नहीं पता, तुम लोग जो बोल रहे हो मैं तो वो कर रहा हूँ। ये वी हो गया, मैंने मान लिया। ए पॉइंट के लिए सॉल्व कर लिया, बी पॉइंट के लिए भी सॉल्व करें। ये एट ए किया अपन ने बेटा, क्योंकि वी सी इस तरफ चल रहा है और ये इस तरफ है, L/2 कैसे। हाँ तो उस, अच्छा वो प्लस माइनस उस वजह से नहीं ले रहा मैं, उस डायरेक्शन की वजह से नहीं लिया मैंने, राइट लेफ्ट की वजह से नहीं लिया। मैंने ये देखा कि बेटा ये वेलोसिटी v, इसको अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो ये माइनस, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव ली तो चलो बी के लिए सॉल्व करें। बी के लिए कितना होगा, तो बी के लिए क्या लिखूं, L/2 ओमेगा प्लस BC इक्वल टू 2v। अब क्या करूं, दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो देखो मेरे पास आ गया L ओमेगा, BC से VC कट गया और यहाँ पर बचा 3v, और ओमेगा आ गया मेरे पास 3v/L। बोलो ये बात समझ
अभी मैं इसका एक और तरीका बताऊंगा। अभी मैं तुम लोग को एक और तरीका बताऊंगा, ये तो आसान सा तरीका। वो लगा रहे हो तुम? आंसर आएगा, आएगा कंफर्म आएगा, उससे भी आएगा, कंफर्म आएगा। ठीक है। बस बस अभी अभी वही पॉइंट वो वाला मैं अगला मेथड सिखाने वाला हूँ, आईसीआर वाला। ये तो नॉर्मल मेथड था। अब ओमेगा मिल गया मुझे, क्या मैं वीसी निकाल सकता हूँ इससे? किसी भी क्वेश्चन में उठा के रख दो वीसी में। बोलो, ये कंसेप्ट आसान था, पता नहीं शायद लास्ट क्लास में नहीं था। देखिए, ये लास्ट क्लास में बताया था। डन, आज बोला। अगला आईसीआर वाला कंसेप्ट, ये वाला तो बहुत आसान मेथड। एक आईसीआर मैं इसलिए बता देता हूँ कि वरना फिर तुम लोग बाद में मेरे पे इल्जाम लगाओगे, सर आपने आईसीआर नाम की कोई चीज़ बता। ठीक है, इसलिए बता दे। मान लेते हैं ये रॉड 2 मिनट बाद कुछ ऐसा घूम के होने वाली थी, ऐसा हो जाएगी इस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट को मैंने स्टेशनरी माना, रेस्ट मतलब ऐसा कुछ। तो ये बताओ, ये डिस्टेंस मान ली सेंटर ऑफ मास से कितनी है? एक्स, एक्स डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास। ठीक है। और अच्छा, इसके बाद अपन को वेलोसिटी मिल गई और ओमेगा मिल गया, तो क्या आप लोग वो काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, बी पार्ट आप लोग निकाल। तो ये बताओ मुझे, क्या ये दोनों सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स बन रहे हैं? इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ, सॉरी, सिमिलर ट्राइंगल। इसको यहाँ बना देता हूँ डायग्राम को आप लोगों को। ये वाला पॉइंट मैंने माना P, यहाँ पर कहीं पे था C, सेंटर ऑफ मास, और ये डिस्टेंस हो गया x, मैंने मान लिया x डिस्टेंस नीचे कहीं पर। इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है, मतलब कि एक्चुअली में ये उस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, P के अबाउट। सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं कर रहा, P के अबाउट रोटेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी दोनों तरफ अपने अलग अलग दी थी। तो ये बताओ, अगर ये है वैल्यू, वैल्यू v, ये है 2v, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस इधर वाली कितनी बनी? L/2 प्लस एक्स, और ये वाली कितनी बनी? L/2 माइनस एक्स। तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? मतलब कि रेशो ऑफ L/2 प्लस एक्स अपॉन L/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2v अपॉन v। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है ना। और साथ में अगर लिखना चाहो तो ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये बात समझ में आई? इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, कंटिन्यूस सेंटर मिल जाएगा मुझे अगर दोनों को सॉल्व करके मैंने। और जैसे मुझे x मिल जाएगा, अब उसके अबाउट सॉल्व। ठीक है। देखो, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ स्ट्रेट लाइन वाले में लग रहा है, स्ट्रेट रॉड दिया था इसलिए, ये हर जगह नहीं लगेगा। हाँ, तो ये बस नहीं लगेगा ना, इसलिए मैंने बताने के लिए बता दिया, क्योंकि बुक में दे रखा, तुम बोलोगे फिर मेथड नहीं बताया। मैं इसलिए बता रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस सेंटर भी बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक और तरीका होता है निकालने का, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड। सिर्फ 2D पे ही लगा। वो बता दो शॉर्टकट, अगर मुझे इसके लिए ओमेगा निकालना हो, कैसे निकाल सकते हैं? ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी, पॉइंट मान। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको? L, और वेलोसिटी कितना दिख रहा है? 2v और v। देखो, अगर तुम उस हिसाब से देखोगे, फिर डायरेक्शन लो।
प्लस हो जाएगा, इसमें डायरेक्शन लेना पड़ेगा। तो देखो आप बोलोगे 2v माइनस माइनस का v अपॉन l कितना हो गया 3v/l, क्या यही आंसर आ रहा था? ठीक है, तो ये शॉर्टकट है, लेकिन इसके लिए मुझे पता क्या होना चाहिए, ध्यान रखना, बाकी चीज़ें गलती मत करना 2D ऑब्जेक्ट में ही, मैं इसलिए शॉर्टकट में बिलीव। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा है, करना चाहो तो मैं दे दूं होमवर्क में। नेक्स्ट वाले दोनों बहुत आसान है, ठीक है, एक बार ये दोनों करके आओ फिर बात करते हैं अपन। बालक 4.37 एंड 4. दोनों शेयर करने सेम पैटर्न पे सिमिलर, बस उसमें क्या कर रखा है, एक रॉड दे दिया रस्सी से बांध कर, दूसरे में 2 बॉल्स दे दी, दोनों में ICR फाइंड करके डायरेक्ट लगा लेना, डायरेक्ट सॉल्व कर लेना, ठीक है। रोटेशनल वर्क एंड पावर नेक्स्ट। रोटेशनल वर्क एंड पावर छाप रहे हो क्या? ये फॉर्मूला खुद बनाकर देखो क्या होगा रोटेशनल वर्क का फॉर्मूला और क्या होगा पावर का फॉर्मूला, बनाओ फटाफट फटाफट, बस वही एनालॉजी, m की जगह I आ जाएगा। तो देखो वर्क के लिए, पहले वर्क के लिए बनाओगे, क्या बनेगा, वर्क क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर टाउ डी थीटा बोलो, dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों के लिए लिख लें, तो dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, और या फिर w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट लगा लेना, ठीक। वर्क एनर्जी नहीं बेटा, रोटेशनल वर्क एंड पावर, वर्क एनर्जी तो इसके बाद आएगा, अभी अगला है। वर्क एनर्जी थ्योरम अभी अगला चलेगा, पहले पावर निकाल लेता हूँ। पावर दो टाइप के थे, कौन कौन से, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर का फॉर्मूला वर्क पर यूनिट टाइम, है ना। तो देखो इसमें फॉर्मूले में थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना, और कुछ खास नहीं है। अगर मुझे पावर निकालना हो तो पावर, ये मैं बता रहा हूँ आपको एवरेज पावर का, तो ये हो जाएगा, आप क्या बोल सकते हो, अगर मैं इंटीग्रेशन यहाँ से हटा दूँ तो dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, टाउ बाहर, डी थीटा बाय डी टी, ये तो एवरेज पावर का हो गया, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस पावर के लिए क्या लेते थे फॉर्मूला अपन, फोर्स इंटू वेलोसिटी एफ वी कॉस थीटा, हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, टाउ इंटू ओमेगा। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो कुछ और अलग थोड़ी, दोनों एक ही बात तो है, दोनों एक ही बात तो है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने फॉर फॉर्मेलिटी, बाद में मुझ पर इल्ज़ाम लगाओगे सर फॉर्मूले में, ऐसे ये तो बता चुका था ना मैं पहले, वर्क पावर ये सब बता चुका था ना, स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने। कन्फ्यूजन चालू, देखो अब जरा ध्यान दो, तुम लोग कंफ्यूज क्यों कंफ्यूज हो। पावर का फॉर्मूला जो उसमें पढ़ा था ना तुम लोगों ने, क्या पढ़ा था, एक तो पढ़ा था फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये कौन सा था आपका, इंस्टेंटेनियस पावर, ये इंस्टेंटेनियस का था। और एक था एवरेज पावर, एवरेज पावर के लिए पढ़ा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखो इसमें पंगा क्या है बच्चों,
वर्क पर यूनिट टाइम ये आपको बोलना चाहता है कि टोटल वर्क पहले कर लो आप, और वो कितने टाइम में हुआ उसको डिवाइड कर लो, तो ये एवरेज वैल्यू ही तो बताएगा। यहाँ पर जो वेलोसिटी रखते थे ना आप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रखते थे, किसी भी पर्टिकुलर टाइम की वेलोसिटी रखते थे। यहाँ पर पूरे थ्रू आउट एवरेज वेलोसिटी नहीं रखते थे। ये आपसे किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ लेगा कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ, 3 मीटर पर सेकंड चला, 5 मीटर पर सेकंड चला, 7 मीटर पर सेकंड, बताओ कितना पावर था उसके अंदर। तो ये इंस्टेंट में बताता था। अब इसी चीज को तो मैंने यहाँ पर कन्वर्ट किया, इसलिए कंफ्यूजन मत लाना दिमाग। ठीक है, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बता रहा है और वो क्या बता रहा है, एवरेज थ्रू आउट द मोशन कितना हुआ है। ठीक है, आ जाओ दुनिया में वापस, याद आ रही है। अब लिखो इस चैप्टर का, इस चैप्टर को अपन ने पढ़ा था, आज वो दिन आ गया है, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी के लिए पढ़ा था इस चैप्टर को, वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, ये पिछला वाला जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन को आप लोग चाहते तो एंगुलर मोमेंटम से भी निपटा सकते हो। एंगुलर मोमेंटम से भी निपट जाता है क्वेश्चन। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैंने कहा ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जब से पढ़ा है मैंने, तब से हर क्वेश्चन में लग रहा है, आप लोगों ने नोटिस किया, जितने भी क्वेश्चन करवाए सब में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम चिपका सकते हो तुम। वैसे ही वर्क एनर्जी थ्योरम भी आएगी, ये भी बहुत जगह चिपक जाएगी, ऐसा नहीं कि हर जगह चिपक, वो तो हर जगह लग जाएगी, वो तो हर क्वेश्चन में लग जाती है। इनफैक्ट बॉडी रोटेशनल मोशन में हो या ना हो, प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में लगती है, प्रोजेक्टाइल में भी लग जाता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, शायद एक क्वेश्चन करवाया भी था मैंने। एक मैंने जब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करवाया था, शायद सबसे पहला क्वेश्चन मैंने प्रोजेक्टाइल का ही करवाया था। हाँ, जो एग्जाम में भी दिया था मैंने, एग्जाम में भी दे दिया था मैंने, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन दिया था। वो तो मैंने बोला था ना निकालने के लिए, वो तो मैंने निकालने के लिए बोला था, बट आपसे मैं कुछ और भी चीज तो पूछ सकता था। 100% लग जाएगा। आपको तो ऐसा पॉइंट जज करना है जिस पॉइंट पर आपका वो हो ही ना, क्या बोलते हैं, टॉर्क ना लग रहा हो, बाहर से एक्सटर्नल टॉर्क ना लग रहा हो, सिस्टम वहां तक मान लो, बस खत्म। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि बस एक बॉडी पर फोर्स लग रहा है, सर टॉर्क तो लग रहा है, क्यों दिमाग लगा रहे हो, पॉइंट ही कहीं और मान लो, उसके अबाउट थोड़ी लग रहा है टॉर्क। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हर जगह लग जाता है। चलो, ये लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मुझे लगा तो मैं बता दूंगा, इम्पल्स मोमेंट। इम्पल्स मोमेंट, वैसे उसको यूज करने के लिए आप लोग पता है क्या करोगे, मेरे को पता है, मैं अभी बता देता हूँ। मैं बता दूंगा थ्योरम, सब कुछ करवा दूंगा, लास्ट में आप लोगों को एक दो क्वेश्चन कर लोगे, फिर बोलोगे कि सर हम तो कंजर्वेशन, वही आसान है, तो लास्ट में वही लगाओगे, तुम लोग करोगे वही, क्योंकि वो उससे हो जाता है। जितने भी इम्पल्स मोमेंटम के क्वेश्चन आएंगे ना, जनरली सारे कंजर्वेशन। बट ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उससे भी सारे क्वेश्चन। ठीक, चलो। आ, देखो, रोटेशनल वर्क डन के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं या फिर इसको भी डिराइव करूं, वैसे जैसे पिछला करा था, करूं डिराइव। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे में, रोटेशनल वर्क, रोटेशनल वर्क, टाउ डी थीटा। हाँ, तो मैं टाउ थीटा लिख देता हूँ, या चलो डी डब्ल्यू ले लेते हैं, चलो। ये रोटेशनल वर्क के बाद, और इसको अपन टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, और आई एल्फा, कोई दिक्कत नहीं। याद करो, अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा थीटा। क्या यहाँ से मैं अल्फा थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, या अल्फा डी थीटा की निकाल सकता हूँ, डी थीटा बोल देता हूँ, बोलो क्या आ जाएगा मेरे पास, आई, और अल्फा डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, अगर मैं डी थीटा लेता हूँ, मतलब डी थीटा, आपको थीटा ही रहने दो, थीटा ही रहने दो, डी थीटा मतलब कंफ्यूज हो जाओगे फिर।
थीटा ही रहने दो उसको, ठीक है। क्या लिख सकते हैं अल्फा इंटू थीटा की वैल्यू? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन टू, इसको क्या लिख दिया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ये बच्चों क्या था, फाइनल काइनेट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क ऑफ, कौन से वर्क की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या टोटल वर्क के लिए भी वर्क एनर्जी लग सकता है? टोटल वर्क ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव, वर्क ड्यू टू रोटेशनल, वर्क ड्यू टू ट्रांसलेशनल, जितने भी टाइप के दुनिया में वर्क दिखते हैं तुम लोग, सारे वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टोटल। टोटल बोले तो रोटेशनल प्लस काइनेटिक, ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट, ये हर जगह लग जाए। एक्चुअली में इसी से हम लोगों ने ये थ्योरम भी बनाई और जो पहले पढ़ी थी वो। टाउ वेरिएबल लोगे, W लिख, फिर वहां पर भी सारी वेलोसिटी, फिर उनको लिखोगे 2 ओमेगा डी ओमेगा। आपको अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा ना, डेटा के फॉर्म, देखो इसको क्या लिखोगे, 2 ओमेगा डी ओमेगा, ये हो जाएगा 0 कांस्टेंट था, और ये 2 अल्फा डी थीटा की वैल्यू ये अल्फा डी थीटा, 2 ओमेगा डी ओमेगा अपॉन 2 अल्फा, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा मेरे पास, ओमेगा डी ओमेगा बाय इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा, इसको रिप्लेस, फिर इससे डिराइव होगा इंटीग्रेट करके, टाउ वेरिएबल हो जाएगा तो अल्फा वेरिएबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन फिर टाउ के फिर वो आपको रिलेशन देना पड़ेगा, उसको रिलेशन क्या है। हाँ हाँ, लगा ही नहीं सकते, फिर तो इक्वेशन ही नहीं लगेगा ना, टाउ वेरिएबल तो इक्वेशन कैसे लगाओगे। हाँ, आपको ये इक्वेशन लगा ही सकते हो सिर्फ तब, मतलब ये तो टाउ वेरिएबल देखिए डिराइव हर तरीके से, बट वो इक्वेशन आप लगा ही तब सकते हो ना जब अल्फा कांस्टेंट, कांस्टेंट अल्फा के लिए तो लगाते हैं इक्वेशन। सब कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, जितने भी हैं सब लगा दो, सबके लिए क्या वैल्यू होता है, क्या वैलिड होता है, वर्क एनर्जी। लेकिन अगर मैं बात करूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम किसके वैलिड होता है, ये नॉन कंजर्वेटिव हटा देना, बस नॉन कंजर्वेटिव हटा दो, बाकी सबके लिए वैलिड, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या बोलते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट व्हेन देयर इज नो एनी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कोई नॉन कंजर्वेटिव तो ही वैलिड होगा वर्क एनर्जी, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। करें क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल आसान सा,
बच्चों ये एक रॉड था, उस पर यहाँ पर फोर्स लगा F, और ये ऊपर चला गया थीटा एंगल डिस्प्लेस, ठीक। और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रोटेशनल वर्क दिस सिस्टम। रॉड की लेंथ L दे रखी है आपको, और कुछ नहीं दे रहा। फाइनल पे ऐसा कुछ नहीं बोला कि मैक्सिमम पॉइंट तक गया। हाँ, हाँ पाइवेटेड पॉइंट है वो। मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। अ थिन हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ मास m एंड लेंथ L कैन रोटेट फ्रीली अबाउट द वर्टिकल एक्सेस पासिंग थ्रू इट्स एंड A। इस पॉइंट का नाम दिया है फॉर एप्पल, ये फिर B फॉर बड़ा एप्पल, ठीक है। एट अ सर्टेन मोमेंट द एंड B स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अ कांस्टेंट फोर्स। एंड B पर अपने कांस्टेंट फोर्स लगाया, परपेंडिकुलर लगाया है ए बी के, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल पोजीशन। ये हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। ये रॉड अगर इधर से इधर भी चली गई ना, तो भी ये फोर्स ऐसे ही रहेगा ऊपर की तरफ। ये फोर्स अपनी डायरेक्शन नहीं, रॉड अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, फोर्स की डायरेक्शन चेंज। समझ गए क्या हो रहा है? ठीक है, आगे बता रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ पूरा भी, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द स्टेशनरी रॉड एंड directed in a horizontal plane. Find the angular velocity of the rod. Find the angular velocity of the rod as a function of its rotational angle theta measured relative to initial. क्या दे रखा है आपको एंगल एज अ फंक्शन, क्या के फंक्शन? आप वर्क को लिख सकते टाउ डी थीटा का आंसर मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, रूट ऑफ 6f sin थीटा अपॉन m। रूट में 6f sin थीटा। देखो पहले वर्क टोटल निकालो, रोटेशनल वर्क कितना हो, और रोटेशनल वर्क किसके बराबर रख लो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, निकाल दो, आ गया रूट का। मैं करूँ? चलो पूरे
टॉर्क का मैं टॉर्क इस पॉइंट पे कहता हूँ या फिर एक सबसे बेटर काम लेंथ ये है, लेंथ ये है और सही बोल रहे हो, गलत थोड़ी बोल रहे हो। बॉस कहाँ से ले आए? अच्छा, अभी देखो तुम लोग देखो, इस फोर्स को मैंने इधर की तरफ चेंज कर लिया, एल इंटू एफ कर सकते हैं, बोलो एफ परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा थीटा, ये क्या हो गया एफ कॉस थीटा, बोलो कोई दिक्कत? अब इसके आगे मैं सॉल्व, चलो करते हैं सॉल्व। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, ठीक है। टाउ कितना आएगा मेरे पास यहाँ पर, जल्दी बताओ। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाती है पार्टिकल की, फिर इसको डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू लिख देते हैं, इंटीग्रेट कर दिया तो डब्ल्यू रोटेशन, जीरो से लेकर थीटा एंगल तक, जीरो से थीटा, टाउ की वैल्यू क्या आएगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है एफ कॉस थीटा इंटू एल हो गया आपकी बार लेंथ, पाइवेटेड पॉइंट से लेंथ कितनी, पाइवेटेड पॉइंट फोर्स, इस बार परपेंडिकुलर या तो फोर्स ले लो या लेंथ ले लो, पर अब अपन ने फोर्स ले लिया तो क्या दिक्कत है, एफ कॉस थीटा ले तो लिया, पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक ले टॉर्क था, तो इस पॉइंट का टॉर्क लोगे ना, इसी ने तो डिस्प्लेस करवाया इसको, डिस्प्लेस होकर टॉर्क कितना है इस पॉइंट पर, जितना देखो डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क दोनों सेम पॉइंट के लिए लेकर चलते हो, देखो टॉ डी थीटा ले रहे हो ना, तो टॉर्क और डी थीटा दोनों सेम पॉइंट के लिए लेना है आपको, इधर उधर के पॉइंट के लिए नहीं लेना। क्या हो गया तुम अलग ही दुनिया में खोए रहते हो, नहीं आप पे नहीं असर, ठीक है, इंटू डी थीटा और लिमिट क्या है जीरो थीटा, बोलो ये बात समझ पक्का, इंटीग्रेट करना आता है सबको, एफ एल कांस्टेंट बाहर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, बस सब पिट जाओगे, साइन थीटा जीरो से थीटा, साइन थीटा होता है, जानबूझ के बोला था मैंने माइनस साइन थीटा, तुम लोगों ने हाँ कर दिया, बस क्या डाउट हो गया, अरे कॉस का साइन होता है, हाँ ठीक है। क्या बचा, वर्क रोटेशनल कितना है मेरे पास, एफ एल क्या आया साइन थीटा, इक्वेशन वन, बोलो ये बात कोई दिक्कत, अरे थीटा डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक हुआ ना, नहीं लिया हमने एल साइन थीटा, कहाँ लिया, वो नहीं होता, नहीं होता एल साइन थीटा, नहीं लेना पड़ता आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते तो ये होता है एल कॉस थीटा, डिस्टेंस तो मुझे ये लेनी पड़ती है ना, परपेंडिकुलर फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो पैरेलल डिस्टेंस होगा, इसका तो मतलब, मेरे को पता आप ये कह रहे थे कि सर आप है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते तो एल साइन थीटा आ जाता, बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है,
हाँ चलो चलो। अब ये बताओ वर्क रोटेशनल किसके बराबर होता है? रोटेशनल वर्क किसके बराबर होता है? चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बताओ, इनिशियली क्या फाइनली क्या है? हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ आई इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी, रोटेशनल कितनी थी? ओमेगा नॉट का स्क्वायर, और ये कितना था? जीरो थे, पूरा जीरो। आसान है। वर्क रोटेशनल यहाँ से पुट कर सकते हैं, एफ एल साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ आई। आई कितना होगा इस? हाँ मरोगे मरोगे। निकाल लो, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस, हाँ एम एल स्क्वायर बाई 4, एल बाई 2 रखोगे ना, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करोगे। मैं क्या मना कर रहा हूँ? ठीक है, तो इसको कितना लिख सकते हैं? एम एल स्क्वायर बाय ई इंटू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। मुझे ओमेगा फाइनल ही तो पूछा है। एक एल से एक एल गुजर गया, क्या बचा? 3 2 जा 9 बाय एम एल, और यहाँ पर बच गया साइन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, स्क्वायर हटाने के लिए और तुमने यहाँ पर टॉर्क निकाला, इनिशियल पॉइंट पे निकाला। मैं बार बार ये समझा रहा हूँ, जिस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट किया दोनों सेम पॉइंट के लिए लोगे ना। हाँ काइनेटिक एनर्जी में चेंज ही तो, जब हम लोग पहले भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते थे किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे लगाते थे, किसी भी एक फिक्स पॉइंट पे लगाते थे वर्क एनर्जी, कहीं पे भी थ्रू आउट द मोशन थोड़ी लगाते थे पूरे मोशन में कितना वर्क हुआ करते थे। इसलिए इजी पड़ जाता है, मतलब कि लोगों को लगता है एक बार यही कर लो क्या। और इसलिए आप लोग सोचो कि मैंने यहाँ पर जब आप लोगों को पहले पढ़ाया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा है मैंने कहीं पे इम्पल्स की बात भी की, जरूरत ही नहीं। सारे क्वेश्चन हो गए बिना तो भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा बस। जरूरत क्या है? देखो मैं ये मानता हूँ जबरदस्ती दिमाग में कचरा मत भरो, इतनी चीजें मत भर लो कि बाद में यही पता ना चले कि कौन सी चीज लगानी चाहिए। इतना ही रखो कि इस चीज से, इस टूल से सारा काम भी हो जाएगा और कोई टेंशन भी नहीं आएगी। जैसे मैं आपको केमिस्ट्री का एक एग्जांपल देता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है सबने, केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन निकालने के 8 फॉर्मूले होते हैं। मैं बता रहा हूँ 8 फॉर्मूले होते हैं उसको, लेकिन जब मैंने पढ़ा था और मेरे सर ने मुझे बोला था 8 के 8 में से एक भी मत यूज, डायरेक्ट निकालना सीखो। और वास्तव में यही हुआ, क्योंकि हर फॉर्मूले का कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक अटक जाता था, तो उन्होंने मेरे को मतलब डायरेक्ट सॉल्व करना सिखाया, और कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ कभी भी, डायरेक्ट वो बनाकर स्ट्रक्चर बनाकर। हाँ तो वही यही मैंने कहा ना, सब मैं अभी उसमें फंसा दो आपको, बोलो CrO5 का निकालो, CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड 24 होता है, 5, और एक एस में होता है, कोई चार्ज नहीं है। CrO5 ओनली। अब मैं बताऊँ कैसा होता है? अब देखो जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तब तुम लोगों को पता चलेगा क्या होता है। ये है क्रोमियम, पर ऑक्सीजन लगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई बोलते हैं इसको, बटरफ्लाई बॉन्डिंग। ऐसे ऐसे, अब इसमें लगा लो, फंस जाओगे, नहीं आएगा। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए स्टेबल कंपोनेंट, कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड होता है, मतलब कंपाउंड तो है एटलीस्ट, ये तो पता कंपाउंड बन जाता है, बना के बताओ।
बनाओ कार्बन मोनोऑक्साइड बना के। क्या कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, ये बता दो, मान जाऊंगा। ऐसे NO3 के लिए पूछूंगा तो फंस जाओगे। ये प्रॉपर इनऑर्गेनिक के कंसेप्ट हो गए। अच्छा, B2H6 सुना है? डाइबोरेन। डाइबोरेन सुना है? बना सकते हो उसके लिए बॉन्डिंग? बनाओ B2H6। ये सारे इनऑर्गेनिक एक्सेप्शन है। बनाओ, बी के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं आएगा। और उनके पास कहाँ से बचेगा लोन पेयर, 3 तो है इसके पास। हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड कर दिए। हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड कर दिए। करेक्टो। करेक्टो। इसको बोलते हैं बनाना बॉन्डिंग। इसको बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं। अब समझ में आ गया ना इनऑर्गेनिक क्या होता है। हाँ, बनाना बॉन्डिंग। तो इनऑर्गेनिक में बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे चीज निकल के आएगी। अच्छा, नाइट्रोजन फैमिली का एक नाम होता है, क्यों बोलते हैं? निक्टो नहीं बोलते उसे, निकोजन बोलते हैं। टी साइलेंट होता है वैसे। निकोजन बोलते हैं उसे। निकोजन। निकोजन क्यों बोलते हैं उसे, कभी सोचा है? निकोजन एक्चुअली में एक लेटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है दम घुटने वाली गैसेस। तो ये नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट है ना, सारे दम घुटने वाली गैसेस बनाते हैं, तो निकोजन बोलते हैं। ऐसे ऑक्सीजन फैमिली को क्या बोलते हैं? चाल्कोजन। क्यों बोलते हैं? नहीं, ऑक्साइड की वजह से नहीं बोलते इसको, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ओर फॉर्मेशन करता है। ग्राउंड में जितने भी ओर्स होते हैं ना, हाँ, ओर फॉर्मिंग फैमिली है पूरी पूरी, इसलिए इसको अपन बोलते हैं चाल्कोजन। हेलोजन तो फैमिली, बताइए, बहुत फेमस फैमिली। एक्चुअली में इसको किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट करो तुरंत हेलो करता है। ये रीजन है। ये रीजन है। तो रीजन क्या है? सॉल्ट फॉर्मेशन। अच्छा, आप लोगों ने नटराज की पेंसिल अगर खरीदी होगी तो उस पर एक चीज लिखी हुई देखी होगी आपने, लेड पेंसिल। लेड पेंसिल अभी भी लिखा हुआ आता है। तो आपने तो पढ़ा है कि एक पेंसिल में जो वो होता है वो ग्रेफाइट होता है, तो लेड क्यों बोलते हैं उसे? पहले ग्रेफाइट को लेड का समझा समझा जाता था, ग्रेफाइट जो है वो लेड है। पहले ये माना जाता था, पहले के टाइम पे पता नहीं था जब तक हम लोग, तो उसको लेड का समझते थे ग्रेफाइट को, इसलिए आज भी इंडस्ट्रीज वगैरह लेड ही समझती है उसे। और लोग बोलते भी उसे लीड है। हाँ। 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 क्या? ग्रेफाइट को यूज नहीं करते थे पहले, लेकिन ऐसा मानते थे कि उसका वो एलोट्रोप है, लेड का एलोट्रोप होगा कोई ना कोई है। लेड का एलोट्रोप मानते थे, इसलिए उसे ग्रेफाइट को लेड बोलते हैं। आपने सुना होगा। हाँ, थी ना, मैगी मसाले में थी, इसलिए तो बैन कर दी गई थी उसे। तभी तो बैन कर दिया गया था उसे। और आपको ऐसी एक दो चीजें और बताऊं, वो फेस पे पोतने के क्रीम व्रीम आता है ना, आपने अगर इसमें देखा होगा पुराने जो क्रीम्स होते थे ना, उसमें सब पे नाम एक ही चीज मिलता था, बोरो प्लस, बोरो सॉफ्ट, बोरोलिन, ऐसे ऐसे नाम होते थे। ये हाँ, तो ये सब लगा, क्रीम की बात कर रहा हूँ। ये सारे बोरोन से फॉर्म फॉर्म होते थे, इसलिए बोरो बोरो वर्ड। और अगर कहीं पे न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसा सीन हो, तो अगर कहीं पे न्यूक्लियर ब्लास्ट हो तो उसकी सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए? एक्चुअली में बोरोन सेफ करता है। अल्ट्रावायलेट से बचने के लिए तो क्रीम पोतते हो। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। वो अल्ट्रावायलेट से बचने के लिए नहीं है, वो तो एक कोटिंग चढ़ा ली आपने चेहरे पर, अलग चीज है। अरे तो मैं बता देता हूँ होता क्या है। वो आपके स्किन को मतलब ये समझ लो आपने पॉलीथीन में रैप कर दिया आपके स्किन को, और कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ इसका रीजन ये है, पॉलीथीन में रैप कर दिया, आपके स्किन से मॉइस्चर बाहर नहीं आ रहा, मॉइस्चर बाहर नहीं आ रहा, तो बस आपने। नहीं,
नहीं, ब्लैक हमारा कलर ब्लैक जो होता है उसका रीजन ये होता है स्किन से वाटर मॉलिक्यूल जितना ज्यादा निकलता जाएगा उतना कलर डार्क होता जाएगा। अरे तो मेलेनिन सबकी बॉडी में सेम ही है, वाटर कंटेंट की वजह से वो मेलेनिन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे मैं आपको एक बात कहूँ, मैंने आपको 5 चम्मच चीनी खाने के लिए बोला, खा लोगे? 10 लीटर पानी में घोल के दे दिया, पता भी नहीं चलेगा। चीनी की बात कर रहा था मैं। एक साथ गला, नहीं सर चढ़ने की बात नहीं, नुकसान करता है। हाँ तो मैं एक एक बात कह रहा हूँ कि मतलब इसका फर्क पड़ता है। खैर चलो वापस अपने टॉपिक पे ले आता हूँ। चले अपने टॉपिक पे वापस। एक क्वेश्चन और कैंसिल, चलो। अच्छा इस बार इसी सेम रॉड को अपन ऐसे नीचे की तरफ लटका देते, ऊपर पाइवेटेड पॉइंट है, नीचे की तरफ लटका दिया अपन ने, और ऐसे करके एक पॉइंट थोड़ा सा कुछ ऊपर लेकर जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्या है। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम, लेंथ एल, इज पाइवेटेड स्मूथली एट पॉइंट ओ पॉइंट पर स्मूथली पाइवेटेड कर दिया हम लोगों ने। सुन लो बेटा, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट्स एट द बॉटम ऑफ द रॉड, बॉटम ऑफ द रॉड पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया। पार्ट ए है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड एज द फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन एल आई, और दूसरा व्हाट इज द मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड। बहुत आसान क्वेश्चन। अरे इसी को नीचे बना लो, इसको ऐसे बना, बोर्ड को ऐसे फिक्स कर दो। मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड, मैंने एक बार फोर्स लगा के छोड़ दिया। मेरे हिसाब से तो यही है, इसने तो कुछ नहीं बताया नहीं, इसने तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। अच्छा नहीं, फोर्स लग रहा है कंटिन्यू लेकिन हॉरिजॉन्टल लग रहा है, हॉरिजॉन्टली लग रहा है। जैसे इस बार परपेंडिकुलर लग रहा था ना, इस बार सिर्फ हॉरिजॉन्टल लग रहा है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं होना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटा इसने ऐसा कुछ भी बताया नहीं है मुझे, तो मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, देखते हैं। ये निकालना ही है तुम्हें एक्चुअली, ऐसे तो फिर तुम तो बोलते कि एल हो जाएगा सर 90 डिग्री। इसमें एक 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 पॉइंट कहीं ना कहीं ऐसा आएगा क्योंकि इस पे एमजी भी तो लग रहा है, बीच में आ सकता। लेंथ इसकी एल है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ वापस, मतलब क्वेश्चन तो पूरा बता ही दिया मैंने। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ए पार्ट है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड एज द फंक्शन ऑफ एंगल थीटा। थीटा की फॉर्म में एंगुलर वेलोसिटी पूछ, नहीं फोर्स लगी रहा है। हाँ, मारा नहीं है इस बार, फोर्स लगी रहा है, मतलब ये रॉड है, रॉड को ऐसे लेके जा रहे हैं, फोर्स चेंज नहीं हो रहा, फोर्स की डायरेक्शन नहीं बदल रही, फोर्स ऐसा ही जाने वाला है। एग्जाम में मत कर देना ये, अनअवॉइडेबल सब्सटेंस। लिख लिया ना वहां पर, तुम किसी को बता रहे होगे तो ऐसे। एडवांस के पेपर में पता है तुम पेपर ले जा सकते हो। हाँ, वो चेक करवा दो, इन्विजिलेटर को ले जाओ। तो क्या भर को फॉर्मूले थोड़ी लिख के ले जाओगे। और वैसे सच बताऊं, जे एडवांस के पेपर में अगर ओपन बुक एग्जाम कर देना, तो भी जिस बच्चे ने कम से कम 4-5 महीने पढ़ाई नहीं करी ना, कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ओपन बुक एग्जाम हो गया तो भी। तुम ये सोच लो कि जब जेई एडवांस का पेपर होता है ना,
कोचिंग इंडस्ट्री में ये लोग पहले के टाइम पे सॉल्यूशन फटाफट देने की होड़ लगी रहती थी, उनके सामने बुक्स लगी रहती है। अब वो काम मिलता है, पेपर कहाँ होता है इनके पास? पेपर कहाँ होता है? अब तो वो रहता है कि मेमोरी बेस्ड पेपर होता है। पहले तो ऑफलाइन पेपर मिलता, अब तो ऑनलाइन एग्जाम होता है ना। अब तो मेमोरी बेस्ड पेपर होता है, बच्चे जो बता देंगे बस उसी के बेसिस। तो पहले ये रहता था कि पेपर मिलता था, फटाफट फटाफट इनको सॉल्व करके देना होता था। पेपर वन हुआ, फटाफट बच्चों से पेपर लिया, और जब तक पेपर टू देकर बच्चे वापस निकले, तो वो 4 घंटे के अंदर उनको उनको देना था सॉल्यूशन, बच्चों को बांटना शुरू कर। तो आप सोचो, उनके पास बुक्स लगी रखी रहती थी, सब कुछ होती थी, फिर भी कई क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कई क्वेश्चन जो आईआईटी फाइनल आंसर की देता था ना। उसका 96% लाने का रीज़न कि वो और उसका जो दोस्त है ना, दोनों काफ़ी अच्छी साइंटिफिक अप्रोच थी। और एक्चुअली मृदुल अग्रवाल से ज़्यादा मतलब वो तो उसकी सिस्टर भी यहाँ पढ़ने आती, जो बच्चे का मैं डिजर्व मानता था ना कि ये फर्स्ट रैंक। मृदुल अग्रवाल और दोनों साथ में थे एलन में, एक दूसरा बच्चा और था। तो उस बच्चे का मुझे शुरू से लग रहा था कि ये फर्स्ट रैंक, मृदुल का नहीं। वो तो गलती से मृदुल आ गया, वो रीज़न ये था कि आईटी के एग्जाम से जस्ट पहले वो ऑरेंज जूस पी के गया था, बताया था ना तुमने। हाँ, खैर वो फिलहाल आईटी खड़गपुर में है अभी, वो बच्चा। आप बेटा विटामिन सी वगैरह लेकर कभी भी ऐसे टाइम पे जाते हो ना, तो आपको नींद आएगी, आपका ब्रेन सही से एक्टिव नहीं। उसकी तबीयत खराब हो गई थी पेपर वन में, पेपर वन तो बिगड़ गया था पूरा, पेपर टू में जान बची, फिर भी आईआईटी खड़गपुर तक पहुंच, मैकेनिकल। उसको रिसर्च में ही जाना, करनी नहीं। क्या खा के जाना चाहिए? हाँ हाँ, अरे इसके बड़े भाई को मैंने पढ़ाया हुआ, जो बच्चा मृदुल है ना, मृदुल नहीं मतलब जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, उसके बड़े भाई को मैंने पढ़ाया हुआ, आदित्य बंसल, उसको पढ़ाया हुआ है मैंने। उसकी सिस्टर यहीं पे पढ़ने आती है अपने कोचिंग में, नाइन्थ, इस बार 9th क्लास में है। अनन्या बंसल, सुना होगा नाम आप लोगों ने? अनन्या बंसल। आंसर नहीं, इसका आंसर कुछ अलग आएगा, इसमें एमजी भी तो लग जाएगा। इसमें, इस वाले में यहाँ पर एमजी, बात तो सही बोली इसने, एमजी के बारे में बोला था क्या इसने? यार लगना तो चाहिए था। बालक, इन दोनों क्वेश्चन में एक डिफरेंस है, क्वेश्चन में डिफरेंस बता देता हूँ क्या है। ये वाला क्वेश्चन एक जो है ना, ये आपका ऐसे बनाकर दिखाइए, टेबल पे रखा हुआ है ऐसे, ये टेबल पे रखा हुआ है ये क्वेश्चन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए एमजी वाला कंपोनेंट अपन ने नहीं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया पेंडुलम जैसे है, समझ गए? तो वही देखा यार, टेबल उसमें क्यों नहीं लगा, इसमें एमजी वाला लगेगा। चलो फटाफट कर लो, इसमें दिमाग मत लगाओ। एमजी कौन से पॉइंट पे लगेगा? सेंटर ऑफ मास पे। तो डिस्टेंस कितनी लोगे टॉर्क निकालने के लिए? L/2, याद रखना, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व। हाँ, जो मुझे मेन चीज़ आज समझा वो समझा। लाइन प्लेन, रोलिंग एक्चुअली में परफेक्टली फीलिंग जो चाहिए ना, रोलिंग होता क्या है, या आप लोग अगर हो सके तो डायग्राम प्लॉट करना, मैं 5 कोशिश करना तो प्लॉट। तो सही बात है, 100% यही है। तो जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है ना, उसी की वजह से तो उसने अपने पॉइंट को छोड़कर ऊपर गया है वो। मैं अभी वही तो बताने वाला हूँ।
अगर मैं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि वो रेडियल एक्सेलरेशन है वहां पर एग्जिस्ट करता है, 0 हो जाएगा। पढ़ के आयो आज मतलब। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला है आपने, ये एक्चुअली में ये सोचने वाली बात थी। जो मैंने बोला था रोलिंग मोशन के लिए एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, एग्री करते हो सब लोग? एक क्वेश्चन आ गया आपके पास कि रोलिंग मोशन के लिए पॉइंट पी जो मैंने बताया था, उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 होता है। ठीक है, करेक्ट है, सब लोग एग्री करते हो? आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि पॉइंट पी पर एक्सेलरेशन 0 है तो वो रोलिंग मोशन, क्या इस बात को मानो? हाँ पी, नहीं ग्राउंड रेस्ट में, ग्राउंड रेस्ट में उस पॉइंट की पी पॉइंट की एक्सेलरेशन 0 होगी, क्यों नहीं होगी? मैं आध्या से, चलो मैं यहाँ बना देता हूँ, फिर बात कर। मैं इस पॉइंट पी के लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लग रहा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रिलेट कर रहा है, यानी इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, आर ओमेगा, है ना? और इधर की तरफ लग रहा है, मैंने बोला था अगर ये 0 होगा तो प्योर रोलिंग। तो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ, ऐसे एक्सेलेरेशन में भी सेम तरीके से निकाला था, आर एल्फा माइनस इक्वल टू 0, तो मैंने बोला इस पॉइंट पर एक्सेलेरेशन 0 होगा, आप सबने माना, तभी रोलिंग होगा। करेक्ट है ये बात? नहीं होगा, रीजन समझो क्यों। हाँ बोलो। तो बेटा देखो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन इधर की तरफ लग रहा था, कौन सा एक्सेलरेशन, आर एल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लेकिन एक और भी तो था, रेडियल एक्सेलरेशन, जो इधर लग रहा था, और इसी रेडियल एक्सेलरेशन ने तो इस पॉइंट को उठाकर ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है ना? तो यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन अभी भी है। तो अगर आपसे एक वन लाइनर क्वेश्चन कि भाई ये बताओ पी पॉइंट पर एक्सेलरेशन, वहाँ पर एक एक्सेलरेशन लग रहा है वो रेडियल, ठीक है ना? उसी ने तो इसको रोटेशनल कर, मतलब ये रोटेशन करवा रहा है वही। चलो आगे चले, फर्जी सा क्वेश्चन है, कर ले। हाँ लंबा आएगा आंसर, हाँ बता देना आंसर। चलो अब फटाफट अपन एक टॉपिक डाल लो जल्दी से। मोशन इन ए इंक्लाइन प्लेन, मोशन इन इंक्लाइन प्लेन। यहाँ पर मैं एक सिचुएशन बनाकर दे रहा हूँ आप लोगों को, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर। अभी जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, इसमें मैं दो चीजें चाहूंगा, एक तो आप लोगों का 100% कंसेंट्रेशन, और दूसरा थोड़ा सा इमेजिनेशन, ठीक है? हाँ, क्या बेटा, क्या इमेजिनेशन? साथ के साथ मत ड्रॉ करना, फाइनली बोलो ड्रॉ करने के लिए। ये बच्चों कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, और अज्यूम करो कि आप लोग इस इंक्लाइन, मतलब एक गाड़ी है और मैं सिर्फ गाड़ी की व्हील, और इसमें इस पॉइंट के बाद यहाँ से फ्रिक्शन लग रहा है, इससे पहले सरफेस फ्रिक्शन लग, ठीक है? यहाँ से मैंने रिलीज कर दिया, आपकी गाड़ी मतलब यहाँ से मोशन में, यहाँ से मोशन शुरू, हाँ, जीरो वेलोसिटी। तो ये बताओ फाइनली इस पॉइंट पर आपके पार्टिकल की, आपकी गाड़ी की वेलोसिटी क्या, कितनी, मतलब मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा, मान लेते हैं कि आपके पार्टिकल की वेलोसिटी v अचीव हो, रोटेशनल वेलोसिटी कितनी, नहीं होगी, फ्रिक्शन 0 है,
यानी यहां तक आपकी गाड़ी कैसे चल रही होगी, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन, इसके नीचे फ्रिक्शन, ठीक है, यहां तक कोई फ्रिक्शन नहीं, बिल्कुल सीधे, रोल ही नहीं करेगा, रोल करवाएगा कौन, फ्रिक्शन ही तो करवाता, फ्रिक्शन था ही नहीं। ये बात समझ आई। तो यहां तक तो कैसा मोशन कर रहा है आपकी गाड़ी, ट्रांसलेशन, आपका व्हील कैसा रोटेशन, ट्रांसलेशन, आसान सी बात है। के बाद इस पॉइंट पर जब आपकी गाड़ी यहां पर टच होती, अब क्या होगा, फ्रिक्शन इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन आ गया, और फ्रिक्शन फोर्स ही तो इसके ऊपर टॉर्क जनरेट करेगा। इससे पहले कोई टॉर्क जनरेट कर रहा था, देखो दो दो फोर्स लग रहे थे इसमें, यहाँ पर एक फोर्स यहाँ पर लग रहा था mg sin थीटा, एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा था, लेकिन ध्यान दो दोनों सेंटर पे तो लग, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस है ना, अच्छा वो बन परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगा, वास्तव में बैल हो जाते कभी कभी, अब तो मैं बता के मानूंगा। उस अब बोल दो सेंटर ऑफ मास से आगे हो गया सर, ऐसा हो गया तो मैं यहाँ पर एक मास लगा, बेटा वो कट जाएगा वो अलग बात, तो खुश हो जाओ, खुश mg हो गया, वो खुश हुआ, ठीक है। तो भाई n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट है, इस तरफ एम जी साइन थीटा, क्या करवाया है, बात समझ, रोटेशनल, यहाँ पर जैसे ही, अच्छा टॉर्क क्यों नहीं आया, फोर्स तो लग रहा था, फोर्स जो था वो सेंटर ऑफ मास पे एप्लीकेबल है, और सेंटर ऑफ मास पे अगर फोर्स लग रहा है तो टॉर्क कैसे बनाएगा, टॉर्क लगाएगा, यहाँ पर तीन फोर्स होने के बाद भी टॉर्क कोई नहीं लगा पाया, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही टच हुआ पार्टिकल, यहाँ पर एक फोर्स लगना शुरू हुआ F, और इसने क्या किया, इसको टॉर्क देना शुरू कर दी, ये बात समझ आई। हाँ वही चीज बताने वाला हूँ, जैसे ही यहाँ पर टच होगा, अब बॉडी थोड़ा थोड़ा सा रोल करना शुरू, बॉडी ने रोल करना शुरू, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी पे इस वक्त, और पार्टिकल की रोलिंग, है ना, मतलब ओमेगा भी लग रहा है, एक कंडीशन पे मैंने माना कि मान लेते हैं यहाँ पर प्योर रोलिंग के, प्योर रोलिंग, अभी फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फ्रिक्शन क्या करेगा, जैसे फ्रिक्शन यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा, इसकी वेलोसिटी अगर मान लो इस पॉइंट पर जैसे टच करा था v आ गई थी, यहाँ तक आते आते इसकी वेलोसिटी थोड़ी थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, मतलब v डैश हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, और v डैश इज लेस देन v, की वेलोसिटी कहाँ गई, ठीक है। तो अब यानी कि यहाँ पर एक और वेलोसिटी आएगी, कौन सी, ओमेगा, ओमेगा आ जाएगी, ठीक है। ये बताओ अब भी फ्रिक्शन लग रहा होगा, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर प्योर रोलिंग हो गई तो, प्योर रोलिंग लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, मतलब यहाँ पर अब फ्रिक्शन, अगर इस पॉइंट का मैं आपसे एक्सेलरेशन होगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास याद है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास भूल गए, तो अगर मैं इस पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन निकालता हूँ, ये डायरेक्ट देख लो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स, अभी कौन सा लग रहा है इस पे, एम जी साइन थीटा, और टोटल मास क्या होगा, एम प्लस रोलिंग बॉडी के लिए आई बाई आर स्क्वायर लेते थे, ये बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है, आपने डायरेक्ट, ठीक है, बहुत बड़ा डेरिवेशन, ये अपन ने क्यों लगाया यहाँ पर, आप लोग गलती करते, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्यों नहीं लगाया समझ आया, क्योंकि यहाँ पर प्योर रोलिंग हो रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, ये पहला पॉइंट समझ गया मेरा। अब मान लो कि ये पार्टिकल की तरफ तो इस पार्टिकल को जबरदस्ती खींच, फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा था, इसको अपोज करने की कोशिश कर, कैपेसिटी, अच्छा यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन कैसा लग रहा है, नहीं लगा, देखो तीन टाइप के फ्रिक्शन पढ़े थे अपन ने, कौन कौन से, मैं याद दिला देता हूँ एक बार, स्टैटिक,
लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कब था, ये कब था और ये कब था। स्टैटिक वाला रेस्ट में जब बॉडी होती है, जब अपन उसको मोशन में लाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं। मान लो जैसे मैं इस दीवार पे फोर्स लगाता हूँ, 10 न्यूटन लगाऊंगा, ये भी मुझ पर 10 न्यूटन लगाएगी, 20 न्यूटन लगाऊंगा तो न्यूटन लगाएगी। मतलब कि मेरी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इसको मार सकूं। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितना मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया। ये बात समझ आई। यहाँ पर एक्चुअली ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन दे रहा है। क्या स्लाइड कर रहा है, कोई रिलेटिव मोशन है दोनों सरफेस की, स्लाइड कर ही नहीं रहा वो। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ था, बात समझ आई। कहीं ना कहीं एक कंडीशन आगे जाकर हो सकता है ऐसे फ्रिक्शन फोर्स इतना ज्यादा बढ़ने लग जाए बॉडी पे, किस कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग को टच कर जाए वो। उसके बाद क्या होगा, लिमिटिंग आगे जाएगी, यानी अब आपकी गाड़ी में आपने मान लो कि अभी ऐसे समय आपने आपकी गाड़ी में फुल, गाड़ी रुक जाएगी, उस पर स्लिप करना शुरू कर देगी, और एक बार स्लिपिंग स्टार्ट होगी मतलब कौन, काइनेटिक फ्रिक्शन। वैसे ही रोलिंग बॉडी में भी काइनेटिक फ्रिक्शन हो सकता है। अगर मान लो सडनली आपने इस गाड़ी में फुल एक्सीलेटर दबा दिया, गाड़ी वैसे चल रही थी नीचे की तरफ, फुल एक्सीलेटर दबा दोगे, क्या होगा, आपकी गाड़ी बिल्कुल यूं एक जगह पर रोल करने लग जाएगी। तो वहां पर भी आपकी बॉडी कहां पर ले आए, आप काइनेटिक फ्रिक्शन में। समझ में आ गई बात, फिजिक्स समझ आई इसके पीछे क्या। और यहीं पे आप लोग गलतियां कर, तब एक डाउट कोई बच्चा लाया था ना, मैंने पूछा था, तुम्हें पूछा था ना ये वाला कंसेप्ट, सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे पूछ रहे थे शायद ये चीज, प्लेन सरफेस पे अब इसको बना ले। समझ गए क्यों हो रहा है। अगर मान लो मैं एक बॉल को नीचे सरफेस पे फेंकता हूँ, मैंने सीधा भी फेंका है, तो बेटा उसको रोलिंग में ला कौन रहा है, ग्राउंड का जो फ्रिक्शन है वो लेकर आ रहा है। देखो वही सेम चीज यहाँ पर हो रही है। अगर मैंने एक बॉल को नीचे किक किया है तो वहां पर नीचे फ्रिक्शन फोर्स होगा, उसको रोलिंग में लाएगा, और एक बार ओमेगा बढ़ते बढ़ते उस कंडीशन पे आ गई, जिस कंडीशन पे v इक्वल टू आर ओमेगा हो गया, वहां पर फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। हाँ, मतलब कैसे, मतलब वेलोसिटी इधर की तरफ है, नॉर्मल सरफेस पे ना, लो अभी लो। हाँ बोलो, वेलोसिटी इधर लगा दी, वी सी ओ एम, इधर की तरफ पेन के कैप के बॉटल के कैप के साथ कभी खेला ही है, कोई दिक्कत, पॉइंट पर क्या होगा, आर ओमेगा, आर ओमेगा, ये आर ओमेगा वी के बराबर नहीं, आर ओमेगा है वेलोसिटी प्लस वी, फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा। अब इधर की तरफ अगर फोर्स वेलोसिटी जा रही है, फ्रिक्शन का, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। आप पेन के कैप को कभी ऐसे करके देखो, मतलब ऐसे पुश करना, थोड़ी आगे तक जाएगी, फिर वो पीछे की तरफ वापस आ जाती है वो। हाँ, स्किट करता है फिर पीछे आता है वो सारी चीज यही तो है। अब ये कंसेप्ट जो समझा ना, इस तरफ प्रैक्टिकल करके देख। मेरे पास बॉटल की कैप, वो पेप्सी वाली कैप चाहिए, कोक पेप्सी वाली, पेन से यार मेरे से नहीं होगा, तुम्हारी उंगलियां छोटी छोटी करके देखो, वो फ्रिक्शन कम है, उस ग्राउंड पे करके देखो, हो जाएगा। इधर देखो, ये करके बता रहा है ये, एक्चुअली में क्या है कि वो टॉर्क लग गया एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, फ्रिक्शन कहीं से ज्यादा कहीं से घूम गया वो। चलो हो गया, ये कंसेप्ट समझ आया। प्रैक्टिकल घर पे जाके कोक खरीदना, और नहीं तो कल नेक्स्ट क्लास में 2 लीटर वाली कोक की बोतल लेकर आना, ठीक है, पूरी बोतल लेके आनी पड़ेगी तब समझाऊंगा। ठीक है, हाँ, हाँ तो देखो, वो करके बता रहा है एक्सपेरिमेंट, देखो आप, बट वो तुमने इंक्लाइन प्लेन भी तो दे दिया ना, वैसे करके देखो। फ्रिक्शन एक्चुअली में फ्रिक्शनलेस, कम फ्रिक्शन वाला सरफेस अपन को यहाँ पर ग्राउंड है। अरे ऐसे नहीं, ये क्या कर रहे हो, अरे पागल, ऐसे ही करते हैं ऐसे। कॉपी हटाओ, कॉपी हटाओ, ये फ्रिक्शन इसकी टेबल के कम है ना, टेबल स्मूथ, टेबल स्मूथ है। देखा, समझ आया क्यों घूम रहा है वो,
घूमा क्यों वो? ठीक है, डन। ये तो अब बनाना ही है आपको, और ध्यान रखना ये थोड़ा अलग अलग कलर के पेन से बनाना। यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन है ही नहीं। तो इसके बीच में एक डायग्राम और बना लेना जिसमें फ्रिक्शन थोड़ा सा दिखाना, मतलब इसकी वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस करते हुए, मतलब रिड्यूस मत करना आप तो ठीक, डायरेक्ट ये बनाना। ये आपका वो है, क्या बोलते हैं, मोशन इन टाइम प्लेन। और इसमें फ्रिक्शन भी अकॉर्डिंगली लगाना, सोच समझ के। नेक्स्ट क्लास में ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली में जो v1 वेलोसिटी वहाँ आई थी ना, वो धीरे धीरे रिड्यूस ओमेगा में कन्वर्ट, तो उसके पार्टिकल की वेलोसिटी रिड्यूस। रियलिटी में, लेकिन मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया कि अगर मैं पर्टिकुलर अगर प्लेन पे लेता, डैश कम होता, अगर इसको प्लेन मोशन पे लूँ तो वी डैश कम हो जाएगा, फ्रिक्शन आता, क्योंकि ओमेगा में यहाँ पर एक्सेलेरेशन उसको बढ़ा भी रहा था। वो रोल तो करेगा बिल्कुल, वैल्यू है ना, उस वैल्यू को जैसे ही वो क्रॉस कर जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बाद अब वो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, और आपको पता होगा काइनेटिक, फिर वो स्किट करने लग जाएगा। यही आप ढक्कन वाला एग्जांपल घर पे करके देखना, आप देखना लास्ट मोमेंट पर बहुत तगड़े तरीके से स्किट कर रहा होगा वो, एक ही पॉइंट पर स्किट करता है जोर से वो, उसके बाद पीछे की तरफ आता है वो क्यों होता है? क्योंकि वो काइनेट वहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करके वो काइनेटिक को टच कर रहा होता है, फिर वापस से स्टैटिक में आएगा, स्टैटिक में धीरे धीरे आएगा। मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर मैं ये ना बोलता कि भाई फ्रिक्शन वो कभी भी क्रॉस कर पा रहा है, तो इसमें हमेशा फ्रिक्शन कम लगता है, लिमिटिंग से कम वैल्यू, लिमिटिंग तक तो रियल में जाता ही नहीं है। और फ्रिक्शन आपसे पूछा जाए कौन सा लग रहा है, तो स्टैटिक, याद रखना, रोटेशनल स्टैटिक फ्रिक्शन। हम्म। देखो एक्चुअली रियल बात मैंने वही अभी आपको बताया, रियल लाइफ में इससे बढ़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन भी एक्ट कर रहा है। बट मैंने बोला 1 मिनट के लिए एक्सेलरेशन को अगर अपन इग्नोर कर देते हैं, मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन को 1 मिनट के लिए इग्नोर कर दो, डैश की वैल्यू, अगर मान लो यहाँ पर मैं 2 बॉल देता हूँ आपको, एक रफ सरफेस पे चल रहा है और दूसरा प्लेन, तब रिलेटिव अगर ले रहे होते दोनों का, तब वहाँ पर ये कंसेप्ट यूज हो जाता, वी डैश इज, मतलब मेरा भी मोटिव ये था इसको बताने का कि मैं आप लोगों को फील दे वो क्या रहा है, वो बात सही नहीं लिखी अपने वी डैश को, क्योंकि वहाँ पर एक्सलेशन भी तो लग रहा है। चलो, नाउ यू ऑल कैन